तो कैसे हैं दोस्तों। सो दिस इज़ योर फेवरेट गुरु आरकेबी सर एंड टुडे द सितंबर टू 2 सितंबर 2020 द जेई मेन एग्ज़ाम हुआ। आज हम उसका एनालिसिस करेंगे, कट ऑफ के बारे में पता करेंगे कि क्या कट ऑफ रहनी चाहिए एंड व्हाट शुड बी योर परसेंटाइल, क्या टेंटेटिव रैंक और कॉलेज हमें मिल सकता है किस स्कोर पे। तो आज जिन्होंने भी पहली बार में पेपर दिया है उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। दूसरा, जो आगे देने वाले हैं उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए ताकि वो इससे आइडिया ले सके कि आगे आने वाले पेपर्स में उनकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। इसमें मैं आपसे और भी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि क्या कंडीशंस रही स्टूडेंट्स की घर से सेंटर तक जाने की, और सेंटर में क्या इंतज़ाम थे, क्योंकि सबको पता है कि दिस इज़ एट द टाइम ऑफ कोरोना पेंडेमिक। सो हम यहाँ पे हर उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे कि हमें जो आगे एग्ज़ाम देने जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए वहाँ सेंटर पे जाने से पहले। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन गाइस। आर यू गाइस रेडी? सो लेट्स सी वन बाय वन। आई विल बी टेकिंग ऑल द पॉइंट्स और सबको इस वीडियो में बने रहना है यार, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहना है। तो आपके लाइक्स और सब्सक्राइब से ही ये आपका प्यारा सा चैनल ग्रो करता रहेगा और मैं आपके लिए से ही और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूँगा, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट एग्ज़ाम ऑफ द सितंबर। ऐसे अभी और भी जेई मेन एग्ज़ाम होने वाले हैं, राइट। तो सबका अपन एक एनालिसिस करेंगे और फिर एट द एंड एक ओवरऑल एनालिसिस में वीडियो इसमें पोस्ट करूँगा। सो यू गाइज विल बी हैविंग द कंप्लीट आइडिया कि मेरे को कौन सी रैंक मिलेगी, क्या मेरा स्कोर कौन से कॉलेज के लिए एलिजिबल होगा, राइट। सो पूरे वीडियो में बने रहें और एट द एंड आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, तो वो सरप्राइज भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ओवरऑल एनालिसिस की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो एनटीए अभ्यास, जिन्होंने यार एनटीए अभ्यास के क्वेश्चन सोल्व किए थे जिन स्टूडेंट्स ने, वो काफ़ी लकी रहे हैं, क्योंकि सेम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन दिस जेई मेन एग्ज़ाम। काफ़ी सारे सिमिलर क्वेश्चंस जेई मेन एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। सो एनटीए अभ्यास जो अभी भी कर रहे हैं या जिन्होंने सोल्व नहीं किए हैं उनको भी करना चाहिए अभी प्रैक्टिस के तौर पे। जिनका आगे आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है उनको भी एनटीए अभ्यास के क्वेश्चंस उनको सोल्व करने चाहिए, राइट। और सेकंड ये था कि कुछ क्वेश्चंस यार एनसीईआरटी से भी पूछे गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस जनरली केमिस्ट्री में पूछे गए थे। हम अभी आगे बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में। तो ये भी था कि एनसीईआरटी को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। डोंट इग्नोर द एनसीईआरटी, ये ध्यान रखना है, राइट। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि बच्चे एनसीईआरटी को इग्नोर करने लग जाते हैं कि यार नहीं, एनसीईआरटी में तो क्या है, ये तो वैसे ही हो जाएगा, राइट। तो आपको यार ये सब नहीं करना है, एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगर मेरे से कोई बोलता है कि क्या पेपर का ओवरऑल लेवल रहा है, तो हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से बात की है, जो हमारे काफ़ी सारे कोर्स के स्टूडेंट्स भी थे, तो उनसे भी हमने उनके व्यूज़ जाने हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में मैं आया और उन सब ने मेरे को बताया कि सर अगर हम इस पेपर को कैरेक्टराइज करें तो इट विल बी इन द कैटेगरी ऑफ मॉडरेट लेवल, राइट। ना इजी बोलेंगे ना टफ बोलेंगे, एक मॉडरेट लेवल जो जेई मेन का एक लेवल होता है उस लेवल पे ये एग्ज़ाम था। सब्जेक्ट वाइज मैं बात करता हूँ कि फिजिक्स के पेपर के लिए, जैसे आप सबको पता है मैं फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने फिजिक्स के अंदर ऑब्जर्व किए तो वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे। लॉजिकल क्वेश्चंस दिस टाइम कम थे कंपेयर टू द जनवरी अटेम्प्ट क्वेश्चंस। और इस बार जो 11th और 12th में जो सेग्रीगेशन होता था वो ऑलमोस्ट 50-50% या हम बोल सकते हैं कि केवल 5% का डिफरेंस होता था दोनों में, राइट। अगर एक 55 है तो एक 45 हो जाता था। लेकिन इस बार जो है वो 12th क्लास के जो क्वेश्चंस थे फिजिक्स के वो ज़्यादा पूछे गए थे कंपेरेटिवली 11th क्लास के क्वेश्चंस, राइट। तो ये एक ऑब्जर्वेशन रहा है। मैकेनिक्स से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट।
तो 11th में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वो आई थिंक मैकेनिक्स से, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर भी है मैकेनिक्स, अपने आप में एक छोटा चैप्टर नहीं है, तो उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे यार जिनकी डायरेक्ट वैल्यू मीन्स आपको ऑप्शंस में देखने को नहीं मिलेगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे ट्रिकी क्वेश्चंस, तो आपको उनमें से उनका नियरेस्ट इंटीजर ढूंढना था, राइट, क्लोजेस्ट इंटीजर जो होता है, तो वो आपको उसमें सर्च करना था। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गेटिंग द आंसर 2.8, राइट, तो आपको उसका जो नियरेस्ट इंटीजर था वो कि हाँ 3 वैल्यू विल बी देयर, तो अगर वो 3 था तो आपको वो टिक करना था, राइट। तो क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यूज वर ऑल्सो देयर। केमिस्ट्री के लिए मैं बात करूँ तो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री से, राइट, और बेसिक क्वेश्चंस थे। एनसीईआरटी से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस लिए हुए थे जैसा मैंने मेंशन किया, तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं थे क्वेश्चंस। आईयूपीएससी की नेमिंग वाले क्वेश्चंस भी थे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस थे, विच आर द इजी क्वेश्चंस, राइट। और ये टॉपिक्स हैं जिनमें से एक भी क्वेश्चंस नहीं आया यार, जैसे सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है केमिस्ट्री में, इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं लिया गया। तो इसलिए जिन्होंने एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया था केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए, तो वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे। एक क्वेश्चंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी था, जिसमें कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स दिया हुआ था, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री में देखने को मिले। केमिस्ट्री ओवरऑल एक इजी सब्जेक्ट की तरह आया इस बार, जो हम लास्ट में अभी एक बार डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल हर सब्जेक्ट का क्या एनालिसिस था। मैथमेटिक्स की बात करूंगा तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस लेंदी थे बट डिफिकल्ट नहीं थे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चंस वर लेंदी बट नॉट डिफिकल्ट। लेंदी क्वेश्चंस का क्या होता है कि अगर आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से स्टार्ट किया है तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए काफ़ी कम टाइम मिला होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटिव पेपर था मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चंस 3D वेक्टर से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। सो ओवरऑल अगर मेरे से कोई मैथमेटिक्स की बात करता है तो ओवरऑल मैथमेटिक्स का पेपर एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो जैसा मैंने बताया कि अगर मैं ओवरऑल पेपर का एनालिसिस करूं तो फिजिक्स वाज कंसिडर्ड टू बी द टफ। फिजिक्स के पेपर में काफ़ी टफ क्वेश्चंस भी देखने को मिले, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस देखने को मिले। मैथमेटिक्स जैसा मैंने बोला एक मॉडरेट लेवल हम समझ सकते हैं, और केमिस्ट्री कंपेरेटिवली इन सबसे इजी था, राइट। तो अब जब आप सब लोग पेपर के एनालिसिस को समझ चुके हैं तो अब आपके मन में ये रहा होगा कि यार क्या कट ऑफ जाएगी, मैं इतने क्वेश्चंस करके आया, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या मैं जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे आपके दिमाग में डाउट होंगे, एक एक करके सारे डाउट्स को लेंगे। एंड डोंट वरी, जो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है उससे आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यस, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए वो हम बात कर लेते हैं। जैसे टोटल क्वेश्चंस अगर फिजिक्स में बात करें तो 20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू टाइप्स थे एंड 5 क्वेश्चंस वर इंटीजर, और हर क्वेश्चन पेपर वाज ऑफ 100 मार्क्स, राइट। सो टोटल 300 मार्क्स का पेपर था। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों के 25 क्वेश्चंस थे। जैसा कि मैंने बताया कि फिजिक्स पेपर वाज द टफेस्ट वन। सो अगर आपने उसमें 10 to 12 क्वेश्चंस किए हैं तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड अटेम्प्ट, राइट। दैट यू कैन से दैट इज द एवरेज पार्ट, इतना एवरेज जाना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स के लिए। तो अगर आप उस लेवल तक के क्वेश्चंस कर पाए 10 से 12 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25, एक गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। और अगर मेरे से कोई बोलता है कि व्हाट शुड बी द कट ऑफ, तो ऑब्वियसली एवरेज से तो कट ऑफ कम ही रहेगा, और वो 20 से 24 मार्क्स रहेंगे। तो 20 से 24 मार्क्स का मतलब है कि अगर आपने केवल और केवल 5 क्वेश्चंस किए हैं, केवल और केवल 5 क्वेश्चंस किए हैं, तो पॉसिबिलिटी इज देयर कि यू विल जस्ट क्लियर द कट ऑफ द फिजिक्स, राइट। तो 5 to 6 क्वेश्चंस अगर है मेरे विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग,
अगर सही है तो यस, आई विल बी एलिजिबल टू क्लियर द कट ऑफ. फॉर केमिस्ट्री, एज आई मैंशन, इट वॉज द इजीएस्ट वन आउट ऑफ दिस 3 सब्जेक्ट्स. तो एक गुड अटेम्प्ट माना जाएगा यार 13 to 15 क्वेश्चंस का. ठीक है, और इसके लिए टेंटेटिव कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो 40 से 44 तक की एक टेंटेटिव कट ऑफ आप अज्यूम कर सकते हैं. 40 से 44 मार्क्स एक अच्छे मार्क्स माने जाएंगे जिससे कि आप इसकी कट ऑफ क्लियर करें. मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एक मॉडरेट लेवल पेपर था, राइट. तो 9 to 14 क्वेश्चंस यू कैन अज्यूम एज अ गुड अटेम्प्ट. एवरेज यहाँ तक का रहेगा. और कट ऑफ जो जानी चाहिए वो मेरे हिसाब से 28 से 32 मीन्स 7 to 8 क्वेश्चंस अगर आपके करेक्ट है without any negative marking, then you will be having the you will be clearing the cutoff of mathematics, right. So यार अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अगर आपने टोटल हमारे पास में जो क्वेश्चंस थे वो 75 क्वेश्चंस थे, और इन 75 क्वेश्चंस में से इफ यू गाइज हैव सॉल्व्ड 35 क्वेश्चंस करेक्टली तो दैट कंसिडर्ड टू बी अ गुड अटेम्प्ट. एंड अगर मेरे को मार्क्स के बारे में बात करनी है, कट ऑफ मार्क्स के बारे में, तो 80 to 90 94 इज़ द रेंज जहाँ पे मैं कट ऑफ को मान सकता हूँ कि इट विल बी इन दिस रेंज. ऑल्दो इट इज़ अ ब्रॉडन रेंज, आई विल बी डिस्कसिंग द कैटेगरी वाइज रैंक ऑल्सो, कैटेगरी वाइज स्कोर ऑल्सो कट ऑफ. सो लेट्स डिस्कस गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. बिकॉज क्या होता है कि स्टूडेंट, सर मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, मेरी कट ऑफ कितनी रहेगी, EWS में हूँ जनरल में भी, तो उसमें मेरी कट ऑफ कितनी रहेगी. सिमिलरली ST SC OBC. सो एक हमने ओवरऑल एनालिसिस निकाला है, राइट. ये एक टेंटेटिव स्कोर है, जस्ट आई एम सेइंग दिस स्कोर, आई एम अलॉटिंग दिस स्कोर टू द पर्टिकुलर Tier 1 Tier 2 कॉलेजेस जिनके बारे में आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है. तो एक बहुत ही शानदार एनालिसिस है गाइस. जैसा कि मैंने बोला एक टेंटेटिव है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और 185 प्लस आपका स्कोर है तो यस गुड, यू आर एलिजिबल फॉर Tier 1 NIT एंड ट्रिपल IITs. सो Tier 1 NITs ट्रिपल IIT की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि यस, लाइक MNIT जयपुर हो गया, एक आपका ट्रिपल IIT हैदराबाद हो गया. तो ये काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें कि आप Tier 1 की कैटेगरी में इनको रख सकते हैं. तो इफ़ यू आर हैविंग द 185 प्लस स्कोर जनरल में तो आप इन कॉलेजेस के लिए एलिजिबल है. एलिजिबल एक अलग चीज़ है, एंड द बेटर ब्रांच इज द डिफरेंट स्टोरी. सी, एलिजिबल का मतलब ये नहीं है कि मैं क्या CSE ब्रांच मेरे को वहाँ पे मिल जाएगी. कंप्यूटर साइंस ब्रांच आजकल सबकी फेवरेट है यार, राइट. तो CSE ब्रांच के लिए यार अलग से फाइट होगी, तो अलग से फाइट होगी तो इसके लिए आपको और अच्छा स्कोर होना चाहिए. तो 220 प्लस विल बी अ गुड स्कोर टू गेट एन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच देयर, ऐसा मेरा मानना है, राइट. एंड सिमिलरली द जनरल EWS की मैं बात करूँ तो 170 प्लस इज अ गुड स्कोर फॉर Tier 1 कॉलेजेस. OBC 170 प्लस. जनरली EWS एंड OBC विल बी हैविंग द ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत रह सकता है. SC 165 प्लस एंड ST 150 प्लस शुड बी अ गुड स्कोर फॉर Tier 1 NIT एंड ट्रिपल IIT. और इसके ऊपर जितने भी मार्क्स यार आप लेके आते हैं दैट विल बी फॉर द गुड ब्रांच. लाइक कंप्यूटर साइंस एक अच्छी ब्रांच कंसिडर की जाती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एंड अगर आप कोर ब्रांचेस की बात करते हैं तो मैकेनिकल, सिविल. तो इस तरीके से आप इनको रैंक कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से लेके सिविल, और फिर उसके बाद में और भी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, सबको आपस में आप रिलेट कर सकते हैं, राइट. सिमिलरली अगर मैं Tier 2 NITs और ट्रिपल IITs की बात करूँगा तो उनके स्कोर दिए हुए हैं. फिर हम डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं. डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी इसके अंदर, राइट. एंड फिर आएंगी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जैसे थापर यूनिवर्सिटी है, तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी कंसिडर की जाती है थापर यूनिवर्सिटी, राइट. मैं हमेशा थापर यूनिवर्सिटी को प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाली कैटेगरी में नहीं रख के और डिम्ड यूनिवर्सिटी वाली कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि एक अच्छी
यूनिवर्सिटी और एक अच्छा प्लेसमेंट सेशन देते हैं वो, राइट। सो एंड द लास्ट वन, द कट ऑफ फॉर जेई एडवांस एलिजिबिलिटी। तो यार अगर जेई एडवांस की एलिजिबिलिटी की कट ऑफ की मैं बात करता हूँ तो जनरल के लिए 90+, EWS के लिए 85+, OBC 80+, SC 55+ एंड ST 50+। सो दैट इज जस्ट एन कट ऑफ कि आप एलिजिबल हो पाएंगे जेई एडवांस के लिए, राइट। So this was the overall analysis by seeing the exam paper of 2nd September guys, and जो मैंने आज पेपर देखा है वो मेमोरी बेस्ड पेपर है, राइट। तो उसी के बेसिस पे, हालांकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर, सो उन्हीं के बेसिस पे हमने ये कट ऑफ तैयार की है। जैसा मैंने आपको बताया था कि आई विल बी डिस्कसिंग द पॉइंट्स आल्सो दोज हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर, कि क्या सिचुएशन हो रही है अभी वहाँ पे। तो यार सबसे मेन चीज़ है जिससे ज़्यादा दुख हुआ वो है सोशल डिस्टेंसिंग आउटसाइड दी सेंटर्स। आउटसाइड दी सेंटर्स सोशल डिस्टेंसिंग गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। आप घर से सेंटर तक जा रहे हैं तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमें खुद को समझना होगा। और आप पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं या फिर आप अकेले दोस्तों के साथ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपको बहुत सलीके से जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये आज की है, आउटसाइड दी सेंटर्स की है, जहाँ पे कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ है। तो यार ये हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि कोरोना जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और हम स्टूडेंट्स को तो यार इससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच के रहना है, क्योंकि हमें अभी आगे और भी बहुत सारे झंडे गाड़ने हैं, राइट। सो बी अवेयर और सेफ तरीके से जाएं। मास्क और सैनिटाइज़र के लिए स्टूडेंट्स काफ़ी पूछ रहे हैं कि सर क्या हमें घर से लेके जाने हैं मास्क और सैनिटाइज़र्स। नहीं, आपको घर से मास्क और सैनिटाइज़र लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप घर से मास्क ज़रूर पहन के निकलें। आपको सेंटर्स में भी मास्क और सैनिटाइज़र्स अवेलेबल होंगे। हमने यहाँ पे 3 सेंटर्स को आज मैंने विजिट किया है, उन सेंटर्स पे मास्क भी अवेलेबल थे और सैनिटाइज़र भी अवेलेबल थे। तो आप सब लोगों को यही बोलूँगा कि यार घर से तो मास्क पहन के निकलें, सैनिटाइज़र की एक चाहे तो छोटी सी एक पाउच रख सकते हैं, और वो ताकि आपको रास्ते के लिए काम में आ जाए। और ये सारी सुविधाएं सेंटर्स के अंदर भी हैं। और सेंटर्स में यार एनटीए का इस चीज़ के लिए हम वाकई ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे कि उन्होंने बहुत सलीके से इस एग्ज़ाम को आज कंडक्ट करवाया है, और हम यही एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में भी एनटीए इसको बहुत अच्छे से कंडक्ट कराए। दीज आर द इमेजेस विच आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम दी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सर के ट्विटर से मैंने ली है। और ऐसे काफ़ी सारे सेंटर्स थे जहाँ पे हमने जाके भी एक्सपीरियंस किया है, और काफ़ी अच्छे तरीके से उन लोगों ने एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया है। और जैसा मैंने बोला था लास्ट में, सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ है। सो लेट्स कम टू द सरप्राइज़। यार जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप लोग एग्ज़ाम दे के आ गए, और भी आगे इस सितंबर वाले इसमें वीक में और भी काफ़ी सारे जेई मेन का एग्ज़ाम देंगे, तो आप सबके दिमाग में रहेगा कि सर क्या मेरी रैंक आएगी। आपने एक टेबल में एनालिसिस तो बता दिया, लेकिन स्टिल आई एम कन्फ्यूज्ड कि कैसे कैलकुलेट करूं। तो आपको कुछ नहीं करना है यार, आप केवल आंसर की देखें, किसी भी कोचिंग की आंसर की देखें। थोड़े टाइम बाद में एनटीए खुद से ही आंसर की अपलोड कर देगा, ठीक है, उनसे भी अपन मैच कर लेंगे। हालांकि खैर इतना ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। और उसके बाद में जो भी आपका स्कोर रहा है, उस स्कोर को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं आपको आपकी रैंक, परसेंटाइल और क्या क्या आपके पास में अवेलेबल ऑप्शन है कॉलेजेस के, मैं ये सब चीज़ें आपको वहीं पर आंसर करूँगा, राइट। और आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने जब भी जनवरी अटेम्प्ट वाले जेई मेन में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा, तो हमने उन सबको आंसर किया, और आप सबकी दुआओं से वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला, और उसी से मोटिवेटेड होके हमने ये एनालिसिस वाला वीडियो बनाया है। और ये एनालिसिस वाला वीडियो हम एक ओवरऑल एनालिसिस वाला वीडियो भी बनाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर आपने रेड वाले बटन पे फ्रिक्शन नहीं लगाया है तो तुरंत फ्रिक्शन लगाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को ज्ञान
ज्ञान चैनल है ये, और मैं हूँ आपका फेवरेट गुरु RKB सर। सो सी यू सून गाइस, एंड इसमें नोटिफिकेशन वाले लिंक पे क्लिक करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। थैंक यू, एंड दोज हु आर appearing in the JEE main exam in this week, all the very best, and those who have done it today, great, and don't be stressed, just keep your score with you, everything will be fine. So thank you guys for being here, love you, bye.